हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो कि आपका पेपर 4 है जेआईबी का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मई 2025 एग्जाम में पूछे गए थे। ये वीडियो उन सभी जेआईबी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नवंबर 25 को टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने पीवाईक्यू बाकी तीनों पेपर्स के भी अपलोड कर चुके हैं वीडियोस इन 2 पार्ट्स। तो अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिए, उन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दिव्य करियर जेआईबी सीआईबी, और साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे सारे ही न्यूली अपलोडेड वीडियोस का। साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक शेयर कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी और साथ में जो भी जेआईबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी उस ग्रुप में आपके साथ शेयर की जाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, which of the following statements are true regarding differences between retail banking and corporate banking in context of risk and return? So अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बट अलग अलग पॉइंट्स पे पूछा जाता है। जैसे मई 25 में रिस्क और रिटर्न बेस्ड पूछा गया, उस टाइप से और भी इसमें काफी सारे डिफरेंसेस है बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो हमेशा ही ये टॉपिक पर क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट है, रिटर्न्स आर जनरली हायर इन कॉर्पोरेट बैंकिंग बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट स्प्रेड। Second, risk is more concentrated in corporate banking due to smaller customer base and high ticket size loans. Third, in retail banking, risk is widespread due to large customer base. Fourth, spreads are typically lower in retail banking across different asset classes. तो ये चार स्टेटमेंट्स है और ये चार ऑप्शंस है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहले तो हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। पहला क्या कह रहे हैं, रिटर्न्स हायर होते कॉर्पोरेट बैंकिंग में बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट स्प्रेड। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो इंटरेस्ट स्प्रेड होता है बैंक्स के लिए वो कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं बिजनेसेस ग्रुप्स के, लार्ज कॉर्पोरेट्स के, दे बार्गेन फॉर द लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। वो बार्गेन करते हैं क्योंकि वो हायर अमाउंट का लोन लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम दिया जाए, अदरवाइज हम दूसरे बैंक से ले लेंगे। सिमिलरली जब वो डिपॉजिट्स लाते हैं बैंक में, बल्क डिपॉजिट्स, तो उस पे भी अगेन दे बार्गेन फॉर हायर इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है बैंक के लिए? जो इंटरेस्ट वो पे करती है ओवर डिपॉजिट्स और जो वो इंटरेस्ट अर्न करती है बैंक्स ओवर दोज लोन्स, उनका डिफरेंस। तो इंटरेस्ट स्प्रेड क्योंकि इसमें लोअर होता है, इसलिए बैंक्स के लिए जो रिटर्न्स होता है फॉर द कॉर्पोरेट बैंकिंग दैट इज ऑल्सो लो। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकंड क्या है, रिस्क इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन कॉर्पोरेट बैंकिंग ड्यू टू स्मॉलर कस्टमर बेस एंड हाई टिकट साइज लोन्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो रिस्क होता है, अब जो बैंक्स होते हैं वो कुछ ही बड़े बिजनेस हाउसेस में बड़े अमाउंट का लोन देते हैं। वहीं आप रिटेल बैंकिंग देखोगे तो वो मास बैंकिंग है, वहां पे डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होता है। यहाँ पर क्या था, रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ ही बड़े बिजनेस हाउसेस को बिग साइज का लोन बैंक्स देती है। तो अगर उन लोगों ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो उसका बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है बैंक्स की बैलेंस शीट में। ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। थर्ड, इन रिटेल बैंकिंग रिस्क इज वाइड स्प्रेड ड्यू टू लार्ज कस्टमर बेस। तो ये वाला भी ट्रू है, अभी जैसे बता भी दिया। रिटेल बैंकिंग में डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, मास बैंकिंग मॉडल होता है, तो इसमें अगर एक दो कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट बैंक को नहीं पड़ेगा। एक तो क्योंकि टिकट साइज ऑफ लोन भी कम रहता है और कस्टमर बेस भी डाइवर्सिफाइड रहता है। फोर्थ, स्प्रेड्स आर टिपिकली लोअर इन रिटेल बैंकिंग अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया क्योंकि इंटरेस्ट स्प्रेड इसमें बैंक्स के लिए हायर होता है। बैंक रिटेल बैंकिंग से ज्यादा अर्न कर पाती है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, फ्रैगमेंटेड है, तो वो उतना ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते फॉर द लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स। तो बैंक्स को क्या है, डिपॉजिट्स जैसे बैंक लेती है इन द फॉर्म ऑफ कासा डिपॉजिट्स, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम देती है। ओके, तो लो कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक्स को मिल जाता है इन रिटेल कस्टमर से। और साथ में जब ये रिटेल कस्टमर लोन लेने आते हैं, जैसे
पर्सनल लोन वगैरह, तो उस पे काफी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट स्प्रेड इसमें बैंक्स के लिए हाई हो जाता है एंड रेवेन्यू अर्निंग्स इज ऑल्सो हाई। सो आपका कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए? आपका सेकेंड और थर्ड ट्रू हो गए, फर्स्ट और फोर्थ फॉल्स है। तो सेकेंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी हो गई रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग के डिफरेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements correctly describe the characteristics of horizontally organized model and vertically organized model? Again ये ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इस टॉपिक से भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो इसमें स्टेटमेंट्स देखते हैं। First, a vertically organized model provides functionality across all the products and customer information is centralized. तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए आपको समझना होगा पहले तो चारों में क्या डिफरेंस है। अगर आप इन चारों मॉडल्स को एक कॉन्टिनम में प्लेस करो और अगर आप एक तरफ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मान के चलो, एक तरफ वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मान के चलो। सो हॉरिजॉन्टली में क्या होता है? डिफरेंट प्रोसेस यूज होता है for different products. Different process are used for different products और कुछ भी common information use नहीं होती है। No common information is used for the processing. वहीं vertically इसका just opposite होता है जहाँ पे centralized customer database होता है। So पूरा जो कॉमन इंफॉर्मेशन होता है दैट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग। ये प्रोडक्ट फोकस्ड नहीं होता है मॉडल। हॉरिजॉन्टली इज प्रोडक्ट फोकस जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होता है। अब हॉरिजॉन्टली से मिलता जुलता आपका होता है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, जहाँ पे जो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन है दैट इज यूज फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। और वैसे ही वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल से मिलता जुलता होता है प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, जहां पे कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो इस तरीके से डिफरेंस है। अगर आपको इससे अब क्लियर हो गया होगा, हॉरिजॉन्टली में नो कॉमन कस्टमर इज इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग, प्रीडोमिनेंट में सम कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, प्रीडोमिनेंट वर्टिकली में मोस्ट ऑफ द कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, एंड वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड में ऑल द कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ऑप्शन ए ट्रू है। यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन क्या है? सेंट्रलाइज्ड होती है। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स मॉडल फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोडक्ट वाइज। तो इसमें क्या है आपका, अगर आप बात करो ये वाला भी ट्रू है क्योंकि अभी जस्ट बताया कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन यूज नहीं करता और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये वाला भी ट्रू हो गया। थर्ड में क्या बोला है? इन हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स वन प्रोडक्ट ओनली। तो अगेन वही सेम चीज है, कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती, प्रोडक्ट फोकस्ड होता है एंड डिफरेंट प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स ओनली वन प्रोडक्ट and the sub data is not shared with other products. So ये भी आपका ट्रू हो गया। फोर्थ कह रहा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज अ हाइब्रिड मॉडल दैट ऑफर्स कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिलेटेड सर्विसेज। सो हाइब्रिड मॉडल कौन से होते हैं? हाइब्रिड मॉडल या तो प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली होता है या प्रीडोमिनेंट वर्टिकल। वर्टिकल नहीं होता है हाइब्रिड क्योंकि वो तो सारा कॉमन इंफॉर्मेशन यूज करता है। तो हाइब्रिड में आपके दो आ गए। अब ये कौन सा वाला हाइब्रिड है? इसमें लिखा है कॉमन इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सा हो गया इसका? प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का ये करेक्टरिस्टिक्स है। प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड आपका हाइब्रिड मॉडल है जो कॉमन इंफॉर्मेशन यूज करता है फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो कौन कौन से ट्रू हो गए आपके? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से इसको इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करी है चारों मॉडल्स को। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे दिया है। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम ग्रुप से तो इसको आप रीड कर सकते हो इजिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। A company XYZ has the following figures in its financial statements. Using this data, find operating ratio of XYZ. Sales given is 1 crore 50 lakhs. Cost of goods sold given is 90 lakhs.
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 35 lakhs। तो ये डेटा दिया हुआ है और आपको कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। सो ऑपरेटिंग रेशियो से पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो लाइन से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो सेल्स हमें दी हुई है 1,50,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 90 lakhs। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 60 lakhs आ गया। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दिया है तो हमने पुट कर दिया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट नहीं दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का विच इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हो सकता है ये सब फिगर्स दी हुई हो अगली बार ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो इनसे आप पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू आवर प्रोडक्शन वो हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर इसके अलावा जो यूनिट होते हैं उसके काफी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं टू रन द ऑपरेशंस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ द स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 60 lakhs माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपके 35 lakhs। सो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 60 माइनस 35 lakhs will give you 25 lakhs। अब हमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना प्रपोर्शन सेल्स का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है? सो दिस इज इक्वल टू 25 lakhs डिवाइडेड बाय सेल्स जो कि है आपकी 1,50,00,000 की इंटू 100। ये सब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16.67%। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने इधर दे दिया है, जो मैंने बताया आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है एसबीयू विच इज योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कोहेसिव यूनिफाइड बिजनेस थ्रू स्केल, इंटीग्रेटेड, बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड डिपार्टमेंटल, सी स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच। तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से आप बताइए। देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच जो होता है वो क्या करता है? जो बिजनेसेस होते हैं उसको डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑटोनॉमस डिविजन्स। उनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, अपना खुद का मार्केट होता है। अगर एग्जाम्पल से समझिए तो मान लीजिए सैमसंग है, तो सैमसंग के अपने अपने कई डिविजन है। जैसे एक उसका डिवीजन है मोबाइल कम्युनिकेशन का, जो कि गैलेक्सी स्मार्टफोन्स का सारा देखता है। उनके अपने खुद के कस्टमर्स हो गए जो टेक सेवी ग्लोबल कस्टमर्स हो गए जो मोबाइल फोन्स खरीदेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हो गई। उनका एक यूनिट हो गया मोबाइल कम्युनिकेशन का। दूसरा उनका यूनिट हो गया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें सैमसंग क्या अपना टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब बेचते हैं। तो ये अलग प्रोडक्ट्स हो गए, ओके, जिनका अलग अपना मार्केट हो गया। थर्ड हो गया इनका अलग यूनिट जो कि सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसको कौन खरीदेंगे? उनको तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं डिफरेंट चीजों के वो लोग खरीदेंगे। तो ये इनका एक B2B सेगमेंट हो गया।
तो आप देख सकते हो जैसे इसी तरीके से सैमसंग है, वैसे ही एलजी है, इन सब के अपने अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं जिनके अपने खुद के अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। दीज आर ऑटोनोमस डिविजन्स। इनका अलग अपना टारगेटेड मार्केट होता है, अपनी खुद के रिसोर्सेस होते हैं, बट दे ऑफ कोर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट एंटिटी। ठीक है। सो जो एसबीओ अप्रोच होता है दैट इज बीइंग मैनेज थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एसबीओ 1 से रिलेटेड कौन सा हो गया? बी पॉइंट हो गया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक टर्म है जो कि पीटर ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, जिसमें कहा था कि जो मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्रेंस विद द एम्प्लॉइज, दे डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर एवरीबडी शुड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो एसबीओ फॉलोज द एमबीओ अप्रोच। ओके, तो फर्स्ट से हमारा को रिलेटेड स्टेटमेंट बी हो गया, और आई होप अभी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होता क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच से कौन सा रिलेटेड है? ऑप्शन ये वाला ए स्टेटमेंट रिलेटेड है, विच इज कोहेसिव यूनिफाइड बिजनेस। इंटीग्रेटेड अप्रोच कौन है? जो स्मॉलर बिजनेसेस है वो अडॉप्ट करते हैं। अब वो लोग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नहीं बना सकते, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी छोटे हैं, तो वो कोहेसिव अप्रोच फॉलो करेंगे जिससे कि वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स का फायदा ले सके, कंपटीशन को टैकल कर सके, अपने ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम कर सके। तो क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल बिजनेस है, सो दे डू नॉट गो फॉर डिफरेंट यूनिट्स, तो दे फॉलो द कोहेसिव यूनिफाइड बिजनेस अप्रोच। और डिपार्टमेंटल का ये करेक्ट है, विच इज स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच जो होता है, यहाँ पे जो बिजनेस लाइन्स है उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस जो वहां पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन जैसे कि अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, उस हिसाब से इनका पूरा बिजनेस डिवाइड होता है। ओके, सो इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। जो ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दे फॉलो विच अप्रोच? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली फॉलो द डिपार्टमेंटल अप्रोच। तो हमारा क्या मैच हो गया? 1 से बी हो गया, 2 से ए हो गया, और 3 का सी। 1 बी 2 ए 3 सी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, एंड आई होप आपको तीनों अप्रोचेस भी क्लियर हो गए। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स रिटर्न ऑन इक्विटी? सो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू असेट टर्नओवर रेशियो इंटू लेवरेज रेशियो। ऑप्शन बी रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन असेट्स डिवाइडेड बाय लेवरेज रेशियो। ऑप्शन सी रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन असेट्स प्लस लेवरेज रेशियो। ऑप्शन डी रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू असेट टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय लेवरेज रेशियो। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी में आपकी तीन चीजें हो गई। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू एक्चुअली योर रिटर्न ऑन असेट्स इनटू योर लेवरेज रेशियो, जिसको आप और कैसे लिख सकते हो? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर रेशियो इनटू लेवरेज रेशियो। क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या देगा आपको? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और असेट टर्नओवर रेशियो क्या देगा आपको? सेल्स अपॉन एवरेज असेट्स। सो दिस सेल्स तो कट हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज एसेट, दिस विल गिव यू व्हाट? दिस इज इक्वल टू नथिंग बट द रिटर्न ऑन एसेट। तो इस तरीके से भी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ओके, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। ओके, जिसको आप रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन असेट इंटू लेवरेज रेशियो भी लिख सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू असेट टर्नओवर रेशियो इंटू लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो की कंपनी कितना ज्यादा डेट के थ्रू फंडेड है और कितना ज्यादा इक्विटी के थ्रू फंडेड है। सो लेवरेज रेशियो होता है जो टोटल एसेट्स अपॉन द कैपिटल। कैपिटल में टोटल कैपिटल नहीं, यहाँ पर इक्विटी लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विटी मल्टीप्लायर। ओके, सो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आया है फॉर्मूला। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ये फाइनेंशियल टर्म्स की। सो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा
तीन चीजों से हम लोग देख सकते हैं कि बैंक क्या या फिर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, असेट टर्नओवर रेशियो कितना है, लेवरेज रेशियो। हो सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और इससे इन दोनों फैक्टर से बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न अगर आपने डेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेवरेज से बढ़ रहा है और ये दोनों फिगर्स कम हो रही है, इसका मतलब वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, सिर्फ लेवरेज ले लेके रिटर्न बढ़ा रही है। तो एक्चुअल में भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जहां पे वो देखते हैं एक्चुअली किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बार बार पूछा जाता है इस पर। क्वेश्चन है करेक्टली कैटेगराइज द बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट कुड सेटिस्फाई द पर्सन नीड्स एज पर द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। फर्स्ट है कोर सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड है फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट सेटिस्फाई द सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड है सेकेंड हाउसिंग लोन सेटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फोर्थ है रिटायरमेंट सॉल्यूशंस इन बैंकिंग सेटिस्फाई द सेल्फ एस्टीम नीड्स। सो देखिए मैस्लोज ने क्या कहा है, ह्यूमन बींग्स की 5 लेवल ऑफ नीड्स होती है जो उन्होंने एक पिरामिड में अरेंज करी है, जिसमें बेस पर आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, फिर आती है सोशल नीड्स, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अगर इस थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब तक ह्यूमन बींग्स की एक लोअर लेवल ऑफ नीड्स मिनिमली सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक ह्यूमन बींग्स आगे नहीं बढ़ेंगे टू अचीव द हायर लेवल ऑफ नीड। तो इसी तरीके से डिफरेंट नीड्स को बैंक्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया गया है कि वो सेटिस्फाई करते हैं। तो जो कोर सेविंग अकाउंट है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम बेसिक नीड्स है। अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स की, वैसे ये बैंक्स के एकदम अनडिफरेंशिएटेड बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये वाले प्रोडक्ट्स क्या सेटिस्फाई करेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो ये करेक्ट है। वहीं कस्टमर क्या है, बैंक में एफडी लगाता है, आरडी लेता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे इन कंपैरिजन टू द कासा प्रोडक्ट्स। तो ये कौन सी नीड्स फुलफिल करता है, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल करता है, ये भी करेक्ट है। साथ में लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंडाउमेंट प्रोडक्ट्स, जिनका लॉन्गर टेन्योर होता है, लोअर प्रीमियम के होते हैं, टैक्स प्लानिंग प्रोडक्ट्स, ये सब सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करते हैं। थर्ड इज सेकंड हाउसिंग लोन सेटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, सेकंड हाउसिंग लोन एकदम हाईएस्ट लेवल पे नहीं आएगा। ये फुलफिल करता है सेल्फ एस्टीम नीड्स को, क्योंकि जो फर्स्ट हाउसिंग लोन लोगे आप, फर्स्ट घर, वो तो आपका एक तरीके से फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाएगा, क्योंकि वो बेसिक है। कोई कोई लोग उसको सोशल नीड में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने के लिए आप ले रहे हो तो फिजियोलॉजिकल। सेकंड आप लेते हो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, रहने के लिए नहीं, तो दैट वुड सेटिस्फाई योर सेल्फ एस्टीम नीड्स। रिटायरमेंट सोल्यूशंस, रिटायरमेंट के कोई भी प्रोडक्ट्स है, पेंशन के कोई भी प्रोडक्ट है, सीनियर सिटीजन के कोई भी प्रोडक्ट है, दैट वुड फुलफिल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेज होता है ह्यूमन बींग्स का। ओके, जिसमें आपके पेंशन प्रोडक्ट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, तो ये टाइप के प्रोडक्ट्स आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होते हैं। तो करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने दे भी दिए हैं, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी है कि कौन से बैंक्स के प्रोडक्ट कौन से टाइप की नीड को फुलफिल करते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन गिवन इन आवर पीडीएफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऑप्शन ए, देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। Option B, account holders are allowed only up to 3 withdrawals per month, which includes the ATM withdrawals. Option C, a person can have only one BSBD account in whole banking system. Option D, general BSBD accounts are opened on self-declaration basis without any OVD. So, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ने रिप्लेस किया था नो फ्रिल्स अकाउंट को। ये वाले अकाउंट्स भी जीरो बैलेंस से खोल सकते हैं, इनमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इनकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो एक तो इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ में इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है
कि आप कितना डिपॉजिट्स करना चाहते हो और कितनी बार डिपॉजिट्स करना चाहते हो, मतलब नो limitation on the value of the deposits that you want to make in this account and no limit on the volume of the deposits. Okay, तो इसमें लिखा है there is a specific limit, ये गलत है। आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि कम से कम 4 विड्रॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करने होते हैं इन अकाउंट्स में इन अ मंथ, तो 3 नहीं 4 विड्रॉल्स है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। एक पर्सन का सिर्फ एक ही बीएसबीडी अकाउंट हो सकता है होल बैंकिंग सिस्टम में, ये करेक्ट है। अगर उनका कोई जनरल सेविंग अकाउंट भी है तो उसको क्लोज करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट। अगर बीएसबीडी खोल रहे क्योंकि उसमें काफी सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अगर कोई जनरल सेविंग अकाउंट है तो उसको क्लोज करना होता है विद इन 30 डेज। जनरल बीएसबीडी कैन बी ओपन नहीं, जो बीएसबीडी अकाउंट्स होते हैं दीज आर फुल केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स, इनको ओबीडी के साथ ही ओपन किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे खुल रहे हैं तो जनरल बीएसबीडी नहीं, वो स्मॉल अकाउंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, और उनमें फिर क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं कई सारी कि आप कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हो, कितना क्रेडिट कर सकते हो, कितना विड्रॉल कर सकते हो। बट जो नॉर्मल बीएसबीडी अकाउंट खोलोगे दैट इज केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट, वो ओबीडी के साथ ओपन होते हैं। ओके, सो सिर्फ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Who has been authorized to perform the functions of Central KYC Record Registry CKYCR? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सरसाई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी एनपीसीआई। तो सरसाई करेक्ट आंसर होगा। CKYCR का फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, सरसाई। सरसाई का फुल फॉर्म याद रखिए, इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, सरसाई का काम जो CKYCR क्या है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, तो गवर्नमेंट ने सरसाई बॉडी ऑथराइज करी गई है हु वुड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CKYCR। तो जो भी अकाउंट्स ओपन करे जाते हैं बैंक्स के, तो शुरू में देखिए कस्टमर से केवाईसी ली जाती है, उसको अपलोड किया जाता है इन दिस CKYCR। अब उस कस्टमर का एक CKYCR आइडेंटिफायर नंबर जनरेट हो जाता है। तो अब अगर वो कस्टमर दोबारा कोई दूसरे टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करेगा तो उसको वापस से केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दिस केवाईसी इंफॉर्मेशन कुड बी फेच्ड फ्रॉम दिस रिकॉर्ड रजिस्ट्री। साथ में सरसाई के और भी फंक्शन होते हैं, जैसे बैंक है सरफेसी ऐप के अंदर में मॉर्गेज चार्ज या हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी सरसाई के साथ करती है। ओके, एक बार एग्जाम में सरसाई का फुल फॉर्म भी आ चुका है, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो जरूर से इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको भी बेनिफिशियल होगा। कोई भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ये सब इंफॉर्मेशन इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जरूर से सब्सक्राइब करिए और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरीके से काम करते रहने को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Divya opens a saving bank account. She expects to access her account online, withdraw the cash from ATMs 24/7, and receives SMS updates after each transactions. The features are based on customers' minimal purchase conditions. The features included in Divya account are best described as the part of which product level? Option A generic product, option B augmented product, option C expected product, option D potential products. सो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेवल को किसने कैटेगराइज किया था, ये थ्योरी थी थियोडर लेविट की। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट्स कैटेगराइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। पहला होता है जेनरिक प्रोडक्ट। तो अगर आप बैंक में जाओगे तो जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई जो सेविंग अकाउंट्स है, बेसिक करेंट अकाउंट है, ये सब फैसिलिटीज तो आपको मिले ही मिले। तो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी, लगभग सेम ही टाइप के फीचर्स होते हैं, सभी बैंक्स प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो वो आ गया आपका जेनेरिक प्रोडक्ट में, जो कि आपका कोर प्रोडक्ट हो गया। अब अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आप चाहोगे कि भाई इसके साथ हमें एटीएम फैसिलिटी मिले, जिससे हम डेबिट कार्ड्स के थ्रू अकाउंट में विड्रॉ कर सके, SMS अपडेट्स मिलता रहे, ईमेल मिलता रहे। तो ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने बेसिक प्रोडक्ट लिया है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड फीचर्स विच आर द एडिशनल फीचर्स विच एनी कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। साथ में फिर थर्ड लेवल होता है ऑगमेंटेड का,
जो वैल्यू एडेड फीचर्स होते हैं, कि मतलब अगर आपने अकाउंट खुलवाया है किसी बैंक में तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एट डोर स्टेप्स कैश कलेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो वो और वैल्यू एडेड फीचर है। पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है फ्यूचरिस्टिक, जो अभी आया नहीं है बट ड्यू टू इवॉल्वमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी वो आगे आ सकता है। जैसे टॉकिंग एटीएम्स वो खैर आ चुके हैं, या कैशलेस या कार्डलेस कैश विड्रॉल ये भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन ये किसी समय में फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स थे। तो उसी तरीके से फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स जो पोटेंशियल है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से आ सकते हैं, दैट कम्स अंडर द पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर वो एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल के फिर एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको एसएमएस अपडेट्स मिले, वो ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस कर सके बेस्ड ऑन द मिनिमल परचेज कंडीशन, तो मिनिमल परचेज कंडीशन ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ लिख भी दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन में। जेनेरिक प्रोडक्ट इज द कोर प्रोडक्ट विच इज द जस्ट द सेविंग अकाउंट इफ सी इज ओपनिंग। Expected is the adding additional features for having this core product. Augmented is adding value, more value additions. Potential is the futuristic features. Okay, next question. If a borrower has a total credit exposure of less than rupees 5 crores in banking system, which of the following is true? Option A, borrower cannot open a current account. Option B, borrower may open current account freely but must inform the bank once the exposure reaches 5 crores or more. Option C, borrower may open current accounts only with the bank it has availed CCOD facility. Option D, the borrower may open current account only with the bank that has at least 10% of the exposure to that borrower. तो अगर मान लीजिए किसी का सीसीओडी अकाउंट है और टोटल लोन एक्सपोजर उसका है लेस देन 5 करोड़, तो वो फ्रीली करेंट अकाउंट कहीं भी ओपन करवा सकता है, उससे रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बोरोअर मे ओपन द करेंट अकाउंट फ्रीली बट ही मस्ट इन्फॉर्म द बैंक वंस द एक्सपोजर रीचेस 5 करोड़ और मोर। तो जब तक 5 करोड़ से कम है तब तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट वही टोटल लोन एक्सपोजर अगर उसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको बैंक को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्म करेगा, इसका वो अंडरटेकिंग भी सबमिट करता है। अगर 5 करोड़ पहुंच गया या उससे ज्यादा, तो उस केस में जो बोरोअर है जिस बैंक का एटलीस्ट 10% टोटल एक्सपोजर है या उससे ज्यादा, वहां पर वो करेंट अकाउंट ओपन करवाएगा। हो सकता है उसने कई बैंक से लोन ले रखा है छोटे छोटे अमाउंट का और 10% का एक्सपोजर किसी एक स्पेसिफिक बैंक का नहीं है, तो जिस बैंक का मैक्सिमम एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स दैट कस्टमर, वहां पे वो करंट अकाउंट मेंटेन करेगा। तो वो सब लिमिटेशंस आ जाती हैं अगर उसका टोटल क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। लेस देन 5 करोड़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस उसको ये अंडरटेकिंग बैंक में सबमिट करनी रहती है कि जब 5 करोड़ रीच करेगा उसका ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, मतलब टोटल जो उसका लोन्स है, ओके, इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द एडवांसेस दैट ही हैज टेकन फ्रॉम ऑल द बैंक्स, अगर वो 5 करोड़ रीच कर जाएगा देन ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन. A financial institution launched a new investment product without proper strategy. Poor management decisions reflect which type of risk? Option A, credit risk. Option B, business risk. Option C, market risk. Option D, operational risk. तो ये कौन से रिस्क को पॉइंट आउट कर रहा है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया इंस्टीट्यूशन ने विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, टेकिंग पुअर डिसीजंस, दिस रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस रिस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रेडिट रिस्क कब होता है? जब कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन्स देती है एंड कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द रीपेमेंट, सो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, दैट इज द क्रेडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क राइज होता है ड्यू टू wrong strategies by the businesses, poor decisions made by the businesses. मार्केट रिस्क अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ देयर असेट लाइबिलिटी, उसमें मिसमैच आ जाता है उसकी वजह से, तो वो मार्केट रिस्क हो गया। ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है ड्यू टू फेलियर्स इन द प्रोसेसिंग, फ्रॉड्स बाय द एम्प्लॉइज एंड ऑल, सो वो होता है ऑपरेशनल रिस्क। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है ऑन सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम. So under this scheme, what is the moratorium period for which the interest subsidy is applicable on the education loan taken from the scheduled banks under model education loan scheme? मोरेटोरियम पीरियड बताना है. ऑप्शन है कोर्स पीरियड ओनली, ऑप्शन बी 1 ईयर आफ्टर लोन सैंक्शन, ऑप्शन सी कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, ऑप्शन डी कोर्स पीरियड प्लस 2 ईयर्स. सो देखिए नॉर्मल भी इसमें एजुकेशन लोन जो है उसमें मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब इस स्कीम में क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पेरेंटल फैमिली इनकम होती है अप टू ₹4.5 लाख पर एनम, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगना होता है उस पे सब्सिडी मिल जाती है. मतलब वो उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है फॉर द होल मोरेटोरियम पीरियड. और मोरेटोरियम पीरियड होता है जो भी उनका कोर्स पीरियड है, अगर उन्होंने एमबीए में एडमिशन लिया तो 2 साल का हो गया. सो 2 इयर्स प्लस 1 ईयर इज द मोरेटोरियम पीरियड. तो पूरा 3 साल के लिए जो उनका इंटरेस्ट है वो माफ हो जाता है एंड ही गेट्स द इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर दिस स्कीम. बस ये एप्लीकेबल उन्हीं बच्चों पर है जिनका पेरेंटल जो फैमिली इनकम है दैट इज अप टू ₹4.5 लाख पर एनम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is false as per the PPI guidelines? So based on prepaid payment instruments. Option A, open PPIs allow the transfer to pre-registered beneficiaries up to ₹2 lakhs per month. Option B, fund transfer limit for non-pre-registered beneficiaries is 50,000 per month. Option C, semi-closed PPIs do not permit cash withdrawal. Option D, all PPIs must have minimum validity of 1 year from the last load or reload date. So कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शन बी फॉल्स है. देखिए ऑप्शन ए ट्रू है, अगर बेनिफिशियरीज प्री रजिस्टर्ड है तो ओपन पीपीआई के अंदर उनका ट्रांसफर लिमिट 2 लाख पर मंथ है. मैकमिलन बुक में आप देखोगे 1 लाख मिलेगा क्योंकि वो पुरानी लिमिट है, तो आपको हर चीज अपडेटेड पता होनी चाहिए. तो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज को 2 लाख पर मंथ अलाउड है, फुल केवाईसी कंप्लायंट होने चाहिए. इसके अलावा कोई भी दूसरे टाइप के बेनिफिशियरी जो रजिस्टर्ड नहीं है, फुल केवाईसी नहीं है, उनकी फंड ट्रांसफर लिमिट है अप टू ₹10,000 एंड नॉट 50,000. तो ये गलत हो गया. सेमी क्लोज्ड पीपीआईज डू नॉट परमिट द कैश विड्रॉल, ये सही है. चाहे क्लोज्ड पीपीआईज हो, क्लोज सिस्टम पीपीआई हो, चाहे सेमी क्लोज्ड हो, ये दोनों ही टाइप के पीपीआईज आपको कैश विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. सिर्फ ओपन सिस्टम पीपीआईज जो होते हैं इनको क्योंकि बैंक्स इशू करती है, इसीलिए इनसे सिर्फ हम लोग कैश विड्रॉल फैसिलिटी अलाउ होती है. बाकी क्लोज और सेमी क्लोज दोनों से ही कैश विड्रॉल फैसिलिटी अलाउड नहीं होती है. साथ में जो पीपीआईज की मिनिमम वैलिडिटी पीरियड है दैट शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट रीलोडेड डेट. तो ये भी आपका करेक्ट है. तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन बी हो गया क्योंकि नॉन प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज है उनका 10,000 पर मंथ इज द फंड ट्रांसफर लिमिट. तो ये बाकी स्टेटमेंट्स भी आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन सेक्शन 80 EE. So question है, which of the following conditions must be met for the taxpayer to avail the deduction under section 80 EE? First, the value of property for which the loan has been taken should be less than ₹50 lakhs. Second, home loan amount should not exceed 35 lakhs. Third, deduction is only applicable on home loan paid for the first house property. Fourth, the property in question shall be self-occupied only. तब ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. सो देखिए जब आप टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस तो उनमें 3 सेक्शन है जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. तो अभी जो क्वेश्चन आया दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 80 EE. इसके पहले सेक्शन 24 के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली. सो सेक्शन 80 EE आपको याद रखना है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है. तो लोन सैंक्शन के समय उनके नाम पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए. ओके तो ये सही है. थर्ड वाला डिडक्शन इज एप्लीकेबल ऑन होम लोन पेड फॉर द फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, इनके नाम पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर. साथ में इसमें ये कंडीशंस भी है कि ये सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है उसमें जो होम लोन सैंक्शन हुए हैं, ठीक है, उसी के लिए वो डिडक्शन एप्लीकेबल है. कोई पुराने साल के लिए आगे के 2 साल बाद आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो. ठीक है, वो कंडीशन होनी चाहिए.
साथ में जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप लोन ले रहे हो दैट शुड बी लेस देन ₹50 लाख, ये भी करेक्ट है। और जो होम लोन ले रहे हो दैट शुड नॉट एक्सीड 35 lakhs, ये भी करेक्ट है। प्रॉपर्टी जो है जिसके लिए आप ये टैक्स डिडक्शन दे रहे हो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है और सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड आर ऑल्सो एलिजिबल, तो ये गलत है। साथ में कितना टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो उसमें, अप टू ₹55,000, 50,000 तक। वहीं जब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की, वहां पर आपको 2 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है फॉर द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग ऑन होम लोन। सेक्शन 80 में भी जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ऑन होम लोन उसके लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है विच इज एडिशनल 50,000। तो 2 लाख आपने सेक्शन 24 में क्लेम कर लिया, उसके अलावा आप एक्सेस इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सो अप टू एडिशनल 50,000 आप सेक्शन 80 में क्लेम कर सकते हो। वहीं जो सेक्शन 80C होता है वो होता है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन होम लोन। सो उसमें टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड होता है अप टू ₹1.5 लाख। उसके अंदर में और भी कई चीजें आ जाती है, जैसे अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट करा हो तो वो भी सेक्शन 80C में ही काउंट होता है। वैसे ही होम लोन का प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो उसका भी एग्जेम्पशन आप सेक्शन 80C में ले सकते हो, बट ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख सी है सेक्शन 80C में। ओके, तो आई होप आपको तीनों सेक्शंस क्लियर हो गए। सेक्शन 80C इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अप टू ₹1.5 lakhs। सेक्शन 24 is on the repayment of interest paid on the home loan up to ₹2 lakhs, and section 80E also on the repayment of interest on home loan up to ₹50,000, but this is only for the first time home buyers। और साथ में ये सारी कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए रिगार्डिंग द होम लोन अमाउंट, द प्रॉपर्टी अमाउंट। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गए सारे सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Miss Sheena wants to have ₹1,50,000 after 5 years. If she can invest her money at an annual interest rate of 10%, approximately how much should she invest today? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू कि आज के डेट में उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r⁴n। तो आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको चाहिए कितना आगे चलकर फ्यूचर वैल्यू 1,50,000 उसको चाहिए उसके पास जमा हो जाए। इफ शी कुड इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% से इन्वेस्ट कर पा रही यानी 0.1, कितने टाइम पीरियड बाद चाहिए, 5 years टू द पावर 5। तो अब आप ये इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 5। इसको आप नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे करोगे, इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई साइन करो, क्लिक और फिर इक्वल टू, ये चीज 4 बार करिएगा। ओके, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आपको 1.1 टू द पावर 5 आंसर आ जाएगा, वो आप पुट कर दीजिए। सो आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.61051, तो आपका आंसर हो गया 93,138 अप्रोक्स। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो अगर मिस शीना आज के दिन में 93,138 इन्वेस्ट करती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन आफ्टर 5 years शी कुड एक्यूमुलेट ₹1,50,000। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली पीबीबी में भी पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी कुर्ट लेविन, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थे, ऑप्शन डी अब्राहम मैस्लो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थे ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके थ्रू क्या है, पावरफुल मशीन्स बिल्डअप की जाए जो कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स काम कर सकते हैं स्मार्टली बिकॉज दे पोसेस द इंटेलिजेंस, सो सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कुड बी सिमुलेटेड इन दोस मशीन्स, ओके, विच कैन बी केपेबल टू डू ह्यूमन वर्क्स इन मोर स्मार्टर वेज। फिर इसी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड ऑन। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ईएमआई कैलकुलेशन। क्वेश्चन है, मिस्टर ए अप्लाइड फॉर द लोन ऑफ ₹50,000 एट 6% एनुअल इंटरेस्ट टू बी पेड इन 24 months। फाइंड द मंथली ईएमआई। तो मिस्टर ए था, उन्होंने 50,000 का लोन लिया
जिसका उनको 6% एनुअल इंटरेस्ट के रेट पे लिया और 24 मंथ्स यानी कि 2 साल में उसका रीपेमेंट करना था, तो पर हर मंथ की उसकी ईएमआई कितनी उसको पे करनी पड़ रही है। तो ईएमआई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईएमआई के ऊपर एएफएम में भी आपका क्वेश्चन आया था और इसमें भी आया है। सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1+r⁴n डिवाइडेड बाय 1+r⁴n-1। तो ये फॉर्मूला होता है ईएमआई कैलकुलेशन का, जो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मंथली कैलकुलेट करना है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मंथली पहले फाइंड आउट करना होगा। 6% पर एनम है, तो 6% डिवाइडेड बाय 12 करना होगा कि भाई मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना। तो दिस इज 0.005, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली ईएमआई कितने महीनों में पे की जा रही है, 24 मंथ्स। अगर ये 2 इयर्स लिखा होता तो आप मंथ्स में ही इसको निकालते। ठीक है, तो ये दिया हुआ है मंथ्स में, तो 24 मंथ्स हो गया। सो फॉर्मूला में पुट करेंगे ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 50,000 इंटू आर विच इज 0.05 इंटू 1+0.05 टू द पावर 24 आएगा। कितने मंथ्स में, 24 मंथ्स में, डिवाइडेड बाय 1+r⁴n अगेन -1। तो इसकी फिगर आप कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करोगे 1+r⁴n की विच इज 1+0.05 टू द पावर 24, तो ये आपको मिलेगी अप्रोक्स 1.12716। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपका अप्रोक्स 281.79, न्यूमरेटर को अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे और डिनोमिनेटर में 0.12716 आ जाएगा। तो दिस विल बी अप्रोक्स 2216। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, ये सब कैलकुलेशंस में डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन फ्रीली यूज द कैलकुलेटर। ओके, तो आप कर सकते हो। और ये पावर कैसे फाइंड आउट करनी है मैंने बता दिया। जो भी पावर में लिखा है उससे एक कम आपको टाइप करना है, मतलब इक्वल मल्टीप्लाई साइन क्लिक करके इक्वल टू 23 बार दबाना रहेगा। ओके, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका 2216, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन MRR गाइडलाइंस विच इज मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स, what percentage of book value must the bank retain for the set of 50 personal loans with an 18-month original maturity? So ये आरबीआई की गाइडलाइंस है रिलेटेड टू मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। भले ही बैंक्स क्या है, हो सकता है सिक्योरिटाइज कर दे लोन्स को, एसपीवी को सेल कर दे, बट एटलीस्ट क्योंकि उसका भी कुछ स्टेक होना चाहिए, तो कुछ परसेंटेज उनको रिटेन करना होता है फॉर सर्टेन पीरियड। तो अगर मान लीजिए किसी बैंक ने जैसे पूल ऑफ असेट्स वो लोग क्रिएट करते हैं सिमिलर टाइप का, तो 50 सिमिलर टाइप के पर्सनल लोन का पूल क्रिएट करा और उसको सिक्योरिटाइज किया। अगर उनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी है 18 मंथ्स की, तो उसको इन टाइप के लोन्स को इस टाइप का कितना परसेंटेज जो है वो रिटेन करना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 5%। तो देखिए, इसमें दो रूल है जो पता होना चाहिए। अगर लोन्स की जो मैच्योरिटी पीरियड है, if it is less than or equal to 24 months, नीचे लिखते हैं, तो उस केस में 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन जो सिक्योरिटाइज किया होता है उसको रिटेन करना होता है। और अगर मैच्योरिटी पीरियड है ग्रेटर देन 24 मंथ्स, या फिर वो बुलेट रीपेमेंट लोन्स हैं, उस केस में 10% रिटेन करना होता है। साथ में अगर वो मॉर्गेज बेस्ड लोन्स हैं, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बेस्ड, मतलब होम लोन्स वगैरह जिसमें ऑलरेडी होम पर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट है, तो उस पे भी 5% रिटेंशन रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ रूल्स है आरबीआई के जो बैंक्स को फॉलो करना होता है कि एटलीस्ट इतना परसेंटेज ऑफ द लोन्स व्हिच इट इज गोइंग टू सिक्योरिटाइज दैट पार्ट हैज टू बी रिटेन बाय द बैंक्स। वरना क्या होगा, बैंक्स तो कहेगी मैंने सारा लोन बेच दिया, अब रिकवरी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिससे बैंक का भी स्टेक बना रहे और रिकवरी मैकेनिक रिकवरी एक्शन भी चलता रहे, इसलिए रिटेंशन रिक्वायरमेंट भी रखा गया है। तो अगर लोन से 18 मंथ्स मेच्योरिटी का मतलब दिस इज लेस देन 24 मंथ्स, तो इसलिए आंसर 5% हो गया। ओके,
अगर 24 मंथ से ज्यादा का होता तो 10% होता। अगर बुलेट रीपेमेंट है जहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करना है एट द मेच्योरिटी, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेच्योरिटी अमाउंट, चाहे अगर वो 24 महीने से कम भी होता, क्योंकि बुलेट लोन ज्यादातर 12 महीने के ही होते हैं, बट उस केस में भी 10% ऑफ द लोन विच इज बीइंग सिक्योरिटाइज्ड बैंक्स को रिटेन करना पड़ता। और अगर रेसिडेंशियल बैंक मॉर्गेज लोन्स है तो 5% ही रिटेन करना रहेगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स है विच यू शुड रिमेम्बर, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रजिस्टर्ड और सिंपल मॉर्गेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड ऑफ मॉर्गेज मस्ट अकर विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम इट्स डेट ऑफ एग्जीक्यूशन? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 4 मंथ्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4 मंथ्स। तो ये कहाँ लिखा गया है? ये आपका बेस्ड है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उसमें क्या है, 4 मंथ्स की डेडलाइन होती है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर्ड करना होता है विद द रजिस्ट्रार आफ्टर द एग्जीक्यूशन पीरियड। अगर किसी वजह से अर्जेंट कंडीशंस, कुछ इमरजेंसीज आ गई, अनअवॉइडेबल कंडीशंस आ गए और 4 मंथ्स में रजिस्टर नहीं कर पाए, सो एडिशनल 4 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है टू गेट रजिस्टर्ड। तो इस तरीके से टोटल टाइम पीरियड उस केस में 8 मंथ्स का मिल जाता है टू गेट द डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड। अगर 8 मंथ्स में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो फिर आगे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कैंसिल मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच अ सूट फॉर फोरक्लोजर मस्ट बी फाइल्ड? ऑप्शन ए विद इन 10 years फ्रॉम द डे द मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू, ऑप्शन बी विद इन 20 years फ्रॉम द डे मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू, ऑप्शन सी विद इन 30 years फ्रॉम द डे मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू, ऑप्शन डी नो स्पेसिफाइड लिमिट। सो क्या करेक्ट आंसर होगा? 30 years। फोर क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी में जो लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 30 years। अगर बैंक को फोर क्लोजर के लिए सूट फाइल करनी है, सो इट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 years फ्रॉम द डेट द मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू। इसके बाद बैंक लूजेस द राइट टू फाइल अ सूट विद द कोर्ट। वहीं अगर टू इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, उस केस में लिमिटेशन पीरियड है 12 years का। मतलब अमाउंट ड्यू हो गया, रीपेमेंट नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू इन्फोर्स योर राइट टू मेक द पेमेंट टू ऑन द डेटर, तो उसके लिए सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड होता है 12 years। तो लिमिटेशन पीरियड एक तरीके से थ्रेशोल्ड पीरियड होता है, अगर मतलब मैक्सिमम पीरियड होता है इस टाइम पीरियड में जो बैंक्स है या किसी को अगर एक्शन लेना है तो उस पीरियड में सूट फाइल करनी होती है, आफ्टर विच दे लूजेस द राइट। ओके, so 30-year period is to file a suit for the foreclosure and 12-year period is to sue for the possession of the property भी possession में लेने के लिए and to enforce the payment, उसके लिए 12 years है। नेक्स्ट है सिंपल न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंडेक्सेशन पे बेस्ड है। So Mr. A made an improvement in the asset costing rupees 2,50,000 in financial year 2015-16. He sold the asset in financial year 2021. What is the approximate indexed cost of improvement? Cost inflation index given for financial year 2015-16 is 254 and CII for the financial year 2021 given is 301. तो देखिए जब लॉन्ग टर्म असेट्स हो गए तो उन केस में जब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं तो या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसमें हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से अदरवाइज बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए वी टेक इनटू अकाउंट द सीआईआई फॉर दोज ईयर्स। ओके, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर जिसमें वो सेल किया जा रहा है प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर जिसमें की इंप्रूवमेंट की गई थी उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सो
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी लग रही है, 2,50,000 इंटू CII ऑफ द ईयर, जिसमें सेल किया गया, सेल हमारा किया गया था 2021 में, उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स था 301, और CII ऑफ द ईयर जिसमें एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट वगैरह पे कॉस्ट लगा था, उस समय इंडेक्स था 254। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इसको आप कंसीडर करोगे जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, तो उसमें इंडेक्सेशन के समय ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यू डू नॉट पुट द एक्चुअल फिगर्स। अब आपने देखिए 2.5 लाख नहीं लिखा, उसकी जगह आपने 296,260, क्योंकि 2.5 लाख की वैल्यू जिस साल में बेचा गया एक्चुअली 21 में 296,260 है, वो इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, तो इसलिए आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेोगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इज डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन है 25 lakhs, ऑप्शन बी 30 lakhs, ऑप्शन सी 50 lakhs, ऑप्शन डी 75 lakhs। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 54 EC किस पर बेस्ड है। तो सेक्शन 54 EC ये कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट। हमने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को 12 महीने से ज्यादा रखा और फिर सेल किया और आपको गेन हुआ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करेंगे। और अगर कोई फिजिकल एसेट्स है उसको आपने 24 मंथ्स के बाद बेचा और गेन हुआ, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले 36 मंथ्स का क्राइटेरिया था, बट वो बजट में रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम सेलिंग एनी कैपिटल एसेट, और उनको आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू किया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने इशू किया, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो, देन यू कैन क्लेम अ टैक्स एग्जेम्पशन। तो इसमें कितना तक का लिमिट है विच क्वालिफाइज फॉर द इन्वेस्टमेंट इज ऑप्शन सी 50 lakhs तक का अलाउड होता है इसके अंदर में। ओके, 50 lakhs तक का अलाउड होता है, और जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। तो जब आपने कैपिटल एसेट को अपने ट्रांसफर करा या सेल करा, तो जो भी आपको गेन हुआ उससे आपने विद इन 6 months अगर आपने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, अप टू ₹50 lakhs इज द इन्वेस्टमेंट क्लेम अमाउंट, यू गेट एन एग्जेम्पशन ऑन इट अंडर सेक्शन 54 EC। Next is in dash, the issuing company holds the right to convert bonds into equity shares upon maturity at a predetermined conversion price. ऑप्शन ए रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑप्शन बी मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑप्शन सी रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो देखिए नॉन कन्वर्टेबल तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें कि जिसको बॉन्ड्स को आप इक्विटी शेयर्स में एक प्री स्पेसिफाइड रेट पे प्री स्पेसिफाइड डेट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है टू कन्वर्ट दीज बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन, मतलब कंपल्शन नहीं होता है कि उनको कन्वर्ट करने ही करने हैं। अगर उनको वो फायदे का लग रहा है कि बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना मार्केट रेट से काफी कम में अगर कन्वर्शन प्राइस है, तो वो करेंगे इसको एक्सरसाइज। मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 200 रुपए और जो कन्वर्जन प्राइस है वो 150 रुपए है, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर वो उनको बेनिफिशियल लगेगा तो इन्वेस्टर कन्वर्ट करेंगे। सो दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड, जहां पे इन्वेस्टर के पास राइट तो होता है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू शेयर, बट इट इज नॉट कंपल्शन ऑन देम। मैंडेटरी में क्या होता है, इन्वेस्टर्स का ऑब्लिगेशन होता है। इन्वेस्टर्स मैंडेटरी कंपल्शन होता है कि उनको कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा एक प्री स्पेसिफाइड रेट पे प्री स्पेसिफाइड डेट पे। रिवर्स किसलिए कहा जाता है, रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे इन्वेस्टर्स नहीं, लेकिन जो इशूइंग कंपनी होती है जिसने की वो बॉन्ड्स इशू करे थे, उनके पास राइट होता है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इसीलिए इसको रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वेयर द इशूइंग कंपनी होल्ड्स द राइट, तो इसका आंसर रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया। आई होप आपको तीनों टाइप के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमसे सिंकिंग फंड का फॉर्मूला पूछा गया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n - 1।
ऑप्शन बी सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू आर इंटू 1+r⁴n-1। ऑप्शन सी सिंकिंग फंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय 1+r⁴n+1। ऑप्शन डी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1+r⁴n+1। सो सिंकिंग फंड क्या होता है, पहले इसको समझिए। जैसे अब कोई असेट है, आपने वो परचेज करी, अब वो धीरे धीरे क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, फिर उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी। तो उसी को आप रिप्लेस कर पाओ विद द न्यू असेट, उसी के लिए आप एक फंड क्रिएट करते हो जिसमें कि आप पीरियोडिक बेसिस पर इन्वेस्ट करते रहते हो, जिससे वो जो फंड का पैसा है उससे आप न्यू असेट परचेज करके पुराने असेट को रिप्लेस कर पाओ। तो एक तरीके से आप देखोगे सिंकिंग फंड इज नथिंग बट एन एन्युटी पेमेंट्स दैट यू आर मेकिंग। जैसे कि बॉन्ड में आपको कूपन पेमेंट निकालना होता है सी की वैल्यू, या एन्युटी जो आप करते हो एक पीरियोडिक बेसिस पे इन्वेस्टमेंट, तो वो ही होता है सिंकिंग फंड विच इज नथिंग बट द एन्युटी यू आर मेकिंग द पेमेंट। तो एन्युटी जब आप फाइंड आउट करते हो, देखिए उसमें जो फ्यूचर वैल्यू होती है फॉर द एन्युटी, जो हमने पढ़ी थी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज नथिंग बट द एन्युटी पेमेंट्स यू आर मेकिंग इनटू 1+r⁴n-1 divided by r. This is the formula for future value of ordinary annuity. इसका भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया था, जो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे लेंगे। ओके और इसमें जो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है, मतलब कि ए हमें निकालना है विच इज द एन्युटी पेमेंट यू आर मेकिंग। तो इसको आप यहाँ पे चला जाएगा, एन्युटी एक तरीके से आपका, तो आपका क्या बन गया, फ्यूचर वैल्यू इंटू आर इधर आ गया अपॉन 1+r⁴n-1। तो ये फॉर्मूला हो गया सिंकिंग फंड का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ओके तो सिंकिंग फंड है क्या, एन्युटी पेमेंट्स ही तो हो गया जो आप एक फंड में कर रहे हो, जिससे जब असेट जो पुरानी हो जाएगी उसको रिप्लेस करके आप न्यू असेट उस फंड्स के थ्रू खरीद पाओ, उसी के लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है। तो यही फॉर्मूला होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, Mr. X invested rupees 1 lakhs at 9% per annum. How long would it take for an invested amount to become rupees 2 lakhs compounded annually? तो देखिए इसको आप चाहो तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1+r⁴n उससे भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ही सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का, दैट इज रूल ऑफ 72 जो अप्लाई हो रहा है। तो तीन तरीके के रूल थे। रूल ऑफ 72 ये बताता है कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके मनी को डबल होने में, वही रूल ऑफ 115 बताता है कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके मनी को ट्रिपल होने में, और रूल ऑफ 144 72 का जस्ट डबल क्या होता है 144, तो ये बताता है कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके मनी को 4 टाइम्स होने में। तो यहाँ पर आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा आपके मनी को डबल होने में, क्योंकि 1 लाख का 2 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा। तो जस्ट यू कैन अप्लाई द रूल ऑफ 72। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 72 बाय आर। तो 72 बाय 9% है, 9 डायरेक्ट लिख देंगे, 0.09 में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपका 8 ईयर्स आ गया आंसर, 72 डिवाइडेड बाय आर। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इतने टाइम पीरियड में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया जाए तो इतने टाइम पीरियड में डबल होगा, तो आर की वैल्यू भी हो सकता है निकालने आए, तो 72 डिवाइडेड बाय n ईयर्स कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। सो दिस वाज बेस्ड ऑन सिंपली रूल ऑफ 72। ओके और हो सकता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में रूल ऑफ 115 अप्लाई करने को आ जाए। अगर आ जाए कि कितने टाइम पीरियड में 1 लाख 3 लाख बनेगा, तो आपको 115 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना रहेगा, 4 टाइम्स में 144 डिवाइडेड बाय आर करना रहेगा। तो ये इजी वे है, शॉर्टकट है। अदरवाइज तो आपके पास है ही फॉर्मूला वो तो, ओके ये वाले फॉर्मूले से आप निकालते ही हो, इससे तो आप निकाल ही सकते हो। या जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r⁴n, इससे तो निकाल ही सकते हो, बट दिस गिव्स यू एन अप्रॉक्स आंसर, ओके जो कि करेक्ट होता है और सिंपल वे होता है ऑफ डूइंग इट। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर हो गया। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी आपने इससे सीखा हो, जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे वीडियोस का, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एन एक्सेस टू दीज पीडीएफ्स। साथ में इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू JIB will also be shared in Telegram group. Okay, so keep learning. See you in the next session. Thank you.